हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूं कि मस्त है, स्वस्थ और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी बनाए रखवा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर, इस वीडियो सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सांख्यिकी, स्टैटिक्स, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक और बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य और परिसर, विचरण, प्रसरण, प्रसार, वेरिएशन और मानक विचलन और विचरण गुणांक के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 2-4 प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास, ये थीम रहती है। इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये जो टॉपिक है सांख्यिकी वाला, इसमें से मेरे भाई एलडीसी है, एसएससी है, सीटी है, रेलवे में से बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक छोटे से लेक्चर वीडियो के अंदर समझाने का बहुत प्रयास करूंगा, तो आप समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। माध्य, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका माध्य। फर्स्ट टॉपिक है मेरे भाई माध्य। भाई माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, उसके बाद में अपन एक 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 आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य, फर्स्ट पॉइंट है मेरे भाई माध्य। फर्स्ट पॉइंट है माध्य। माध्य, ठीक है। माध्य मीन, मीन, मीन। माध्य क्या होता है? माध्य होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मेरे भाई माध्य को अपन औसती बोल सकते हैं। इस माध्य को अपन क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? औसती बोल सकते हैं। ये एक तरह से औसती होता है, औसत को माध्य ही कह सकते हैं। इस माध्य का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। माध्य का अर्थ होता है मेरे भाई प्रेक्षणों, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है मेरे भाई माध्य। ठीक है, मैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मैं एक प्रश्न ले लेता हूं यहां से। प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 9, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 11, फिर 10, फिर 11 दे रखा है मेरे भाई। 11 है, फिर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने प्रेक्षण दे रखे हैं आपको? कितने आंकड़े दे रखे हैं? ये आपको 11 आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न में पूछेगा आपसे कि माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, बहुलक क्या होगा। बहुलक के परिसर पूछा जाएगा, विचरण, प्रसरण, प्रसार और मानक विचलन, विचरण गुणांक, इन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेगा। और यहाँ से कई सारे प्रश्न भी आए हुए हैं एग्जामों में। ठीक है, एलडीसी में तो पूछा ही जाता है 1 या 2 प्रश्न, एसएससी में भी 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाते हैं। सीटी में भी यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत, रेलवे का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करिए। इसमें है माध्य। माध्य का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। माध्य का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। माध्य का अर्थ होता है मेरे भाई प्रेक्षणों का योग। यहाँ अगर माध्य की बात करी जाए, पहला क्वेश्चन है माध्य की बात करी जाए कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का अर्थ होता है मेरे भाई प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्लियर है? अब प्रेक्षणों का योग यहाँ पर कितना है कि इन सभी को योग करो। 9 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 और प्लस 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 11 और प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10। एक बार 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है ना। टोटल
ये कितना हो गया 11, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने हैं आपके पास टोटल, ये है, इनका योग कर देंगे, बटे में 11 कर देंगे। अब इन सबका योग करेंगे तो 19, 9, ठीक है ना। देखो 10, 20, 30, 40, 50 तो ये हो गए, 60, 70, 80, 83, 9, 100, हाँ 110 हो गए। कितना हो गया इनका, इनका योग हो गया मेरे भाई 110, 110, और 110 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10। 110 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 10 आएगा। क्लियर है। तो ये तो था माध्य। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आपको और भी प्रश्न दे सकता है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, यहाँ दे दिया 3, 4, 2, 5, 7, 9, ठीक है, ये दे दी है, ठीक है। अब यहाँ माध्य पूछा जाए, यहाँ आपसे माध्य पूछा जाए तो माध्य क्या होता है, 3 + 4 + 2 + 5 + 7 + 9 और बटे में कितना 2, 2 4 2 6, 6 का भाग दे दो, आपका माध्य आ जाएगा। माध्य एक तरह से औसत ही होता है, ठीक है। चलिए माध्य का पता चला मीन क्या होता है। अब आगे अध्ययन करते हैं माध्यिका। आगे क्या अध्ययन करते हैं अपन, माध्यिका, ठीक है। अब माध्यिका के बारे में क्या क्या है, माध्यिका क्या है, ठीक है। ये तो था माध्य। अब सेकंड यही प्रश्न ले लेते हैं, इसका जो माध्य मिला मैं साइड में लिखते चलूंगा। इसका जो माध्य मिला हमें, इसका जो माध्य मिला मेरे भाई, माध्य कितना मिला हमें, 10 मिला है। माध्य कितना मिला, 10 मिला है, ठीक है। अब माध्य के बारे बाद में सेकंड पॉइंट है माध्यिका। इसी का आंसर अपन माध्यिका से करते हैं। माध्यिका मैं एक छोटा सा लेक्चर वीडियो दूंगा इस, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर वीडियो नहीं रहेगा, ये छोटा सा लेक्चर वीडियो है, तो समझने का प्रयास करना। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि छोटे से लेक्चर वीडियो में बहुत कुछ बता जाऊंगा, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक आपके 20 मिनट या 25 या 30 मिनट के अंदर खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए माध्यिका क्या होता है। माध्यिका ये होता है मेरे भाई की जो ये आंकड़े दिए गए होते हैं, इन आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखते हैं अपन। पहले क्या लिखते हैं, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या या घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। क्लियर है। या तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं मेरे भाई, या फिर आंकड़ों को घटते क्रम में लिखते हैं। तो आप भी जहां पर भी बैठे हो कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ठीक है। जो भी चीजें मैं बताता हूँ आपको उनको नोट किया करो। चलिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं आंकड़ों को। तो यहाँ ये जो दिया गया आंकड़े हैं उन सभी को पहले बढ़ते क्रम में लिख लीजिए आप। बढ़ते क्रम में लिखने में आसानी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर 99% बढ़ते क्रम में लिखा करो। जैसे मैंने लिखा 9 है, 9 है, 9 है, आगे 10, 10, 10, 10, 10 5 बार है, और 11, 11, 11 अपन ने बढ़ते क्रम में लिखा। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है मेरे भाई, कि इधर से आधे पद इधर छोड़ दो और आधे पद इधर छोड़ दो, जो बीच का आपका टर्म मिलती है, बीच का आपका जो मान मिलता है वही माध्यिका होती है। जैसे इसमें टोटल कितने, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 11, तो 5 टर्म तो आप इधर छोड़ दीजिए भाई, 5 तो इधर छोड़ दो आप। जैसे 5 टर्म अपन ने इधर छोड़ा और 5 टर्म अपन ने इधर छोड़ा, तो बीच में क्या बचा मेरे भाई, 10 बचा। तो इसकी माध्यिका जो होगी, इसकी जो माध्यिका होगी, माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी 10। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें तो 11 है, अगर 10 नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, यहाँ पर दे रखा 3, 2, 4, 3, 5, 7, 2, 3, 2, 2 4, 2 6, 2 8 दिए गए हैं, ठीक है। पहले इन सभी को बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे 2 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 3, 3, 4, 5 और 7, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक है। क्लियर है। अपन ने क्या लिखा मेरे भाई, अपन ने लिखा इन सभी को बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम में लिखने के बाद भाई टोटल कितने, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 4 इधर छोड़ने थे, 4 इधर छोड़ने तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं कि 3 तो इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो। अब बाकी के जो 2 बचे हैं,
बाकी के जो 2 बचे हैं इन दोनों का योग करके 2 का भाग दे दो, ठीक है? इन दोनों का योग करके 2 का भाग दे दो, वही क्या आएगा आपका, वही माध्यिका आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। माध्यिका आई होप आपको समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन की जो माध्यिका है वो 10 है, ठीक है? इस क्वेश्चन की माध्यिका कितनी है? 10 है। 10 है। अब मैं लिख देता हूँ, माध्यिका भी हमारे पास आ चुकी है क्योंकि ये सारे के सारे आगे प्रश्न हल करूंगा उनमें काम आएंगे, ठीक है? माध्यिका कितनी मिली मेरे भाई? इसकी जो माध्यिका है, माध्यिका हमें मिली 10। माध्यिका कितनी मिली हमें? 10। माध्यिका के बाद में बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? जिसका सबसे ज्यादा लक, यानी जो सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है? यानी ये जो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े गिवन है, इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार है, इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार है वही बहुलक है, ठीक है? जो सबसे ज्यादा बार आए, या फिर बहुलक का अपन ये भी कह सकते हैं कि बहुलक का ये भी कह सकते हैं जिसका सबसे जिसका सबसे ज्यादा लक, सबसे ज्यादा लक, ज्यादा लक। इनमें सबसे ज्यादा लक, यानी सबसे ज्यादा लक, बहुलक सबसे ज्यादा लक, मैंने तो इस बहुलक से डेफिनेशन बनाई है, जिसका सबसे ज्यादा लक। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है ना? ठीक है ना? यानी आंकड़ों में, आंकड़ों में, आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आता है, आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, ज्यादा बार आए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए वह क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। अब सबसे ज्यादा बार इसमें कौन है? यहाँ देखा हमने कि जो 10 है, 10 कितनी बार है? 5 बार आ रहा है। 10 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, ठीक है? तो इसका जो बहुलक है, इसका जो बहुलक है, इसका जो बहुलक है, इसी क्वेश्चन का जो बहुलक है वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 नहीं सॉरी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? ये था हमारा बहुलक। तो बहुलक भी हमें मिल चुका है यहाँ इस प्रश्न के अंदर। बहुलक भी कितना मिला? बहुलक भी 10 मिला है। मैंने एक छोटा सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न लेकर इन सभी टॉपिकों को समझने का प्रयास करा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जहां पर भी आप बैठे हो, अगर ये वीडियो सेशन अच्छा लगे आपको तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई, ठीक है? अब बहुलक के बाद में यहाँ जो बहुलक है, एक ये दे रखा हो, देखो क्वेश्चन है, ये है, मैं नोट लिखवा देता हूँ इसमें, नोट लिखवा देता हूँ। देखिए नोट क्या है? यदि यदि क्वेश्चन में, यदि प्रश्न में, प्रश्न में आपको, यदि प्रश्न में आपको माध्यिका, माध्यिका तथा माध्यिका, माध्य तथा बहुलक में से, तथा बहुलक में से कोई कोई 2 के मान दिए गए, कोई 2 के मान दिए गए, मान दिए गए हो, कोई 2 के मान दिए गए हो, कोई 2 के मान दिए गए हो, तो जब अपन ये फॉर्मूला पुट करेंगे कि बहुलक बराबर, फिर कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? अपन पुट करेंगे बहुलक बराबर, कि बहुलक, बहुलक बराबर होता है मेरे भाई 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। इसको अपन ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि माध्यिका में कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3, तो 3 गुणा माध्यिका, और माध्य में कितने अक्षर आ रहे हैं मेरे भाई? 2, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 2 कर दो, ठीक है ना? 2 2 गुणा माध्य कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए अपने पास इस बहुलक को निकालने के लिए, इस क्वेश्चन का बहुलक निकालने के लिए आंसर भी है। देखिए कि माध्य तो आपको कितना दे रखा है, माध्यिका कितने गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुलक बराबर, बहुलक निकालना है, इसी का अपन को बहुलक निकालना है। तो प्रश्न में क्या क्या गिवन है कि माध्यिका गिवन है और माध्य गिवन है। यहाँ लिख देंगे माध्य, माध्य यानी 3 गुणा माध्यिका। अब माध्यिका कितनी गिवन है अपन को? 10, तो 10 लिख दो, माइनस माध्य कितना गिवन है इसमें? माध्य हमें दिया गया 2 10, तो यहाँ लिख देंगे 30 माइनस 20 बराबर 10। बहुलक कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है? जैसे मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ, मैं प्रश्न और ले लेता हूँ।
यदि आपको जो माध्य है, यदि आपको जो माध्य है वो माध्य दिया गया है 5 तथा आपको जो माध्यिका है, आपको जो माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका दी गई है आपको 10, माध्यिका आपको दी गई है 10। अब प्रश्न में पूछेगा कि बहुलक क्या होगा? प्रश्न में पूछेगा मेरे भाई कि बहुलक क्या होगा? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि बहुलक का फॉर्मूला आपके पास है ही, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इस फॉर्मूले को बार बार लिखना आप लोग, ताकि याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका कितनी है? 10 है, और माइनस 2 गुणा माध्य कितना मेरे भाई? 5 है, और 3 गुणा 10 करेंगे 3 माइनस 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 30 में से 10 लिया तो कितना आएगा मेरे भाई? 20 आएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि प्रश्न में माध्यिका, माध्य तथा बहुलक में से कोई सी भी दो राशि गिवन है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपकी बार बहुलक आपको गिवन है, मैंने लिया बहुलक बराबर आपको ले ली, आपके बहुलक है 10, बहुलक आपके पास 10, और जो माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका, माध्यिका है, माध्यिका है आपके पास मेरे भाई, माध्यिका है आपके पास 12, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया? आपसे माध्य पूछा गया है। क्या पूछा गया मेरे भाई? माध्य पूछा गया कि माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वही बहुलक का फॉर्मूला कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य इज इक्वल टू, अब देखिए बहुलक की वैल्यू दी गई है, अब की बार बहुलक 10 दे रखा है, और 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका 12 है, और माइनस का 2 गुणा माध्य होता है, ये 2 गुणा माध्य है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 गुणा 12 करो, 12 दूना 24, 24 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 24 में से ये गया तो कितना बचा मेरे भाई? 14, और 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 12 गुणा 3 भारतीय 36, सॉरी भारतीय 36, और 36 को इधर भेज दो, यानी कि 10 माइनस 36 बराबर माइनस का 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, या 10 में से 36 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई? माइनस का 26 बचेगा, और 26 इज इक्वल टू माइनस 2 गुणा माध्य है ये आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो माध्य कितना आएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। बहुलक के 2 पॉइंट थे, और बहुलक को हमेशा याद रखना कि 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा लेक्चर वीडियो है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर वीडियो है नहीं। इस लेक्चर वीडियो में मैं एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसका जो हमें बहुलक मिला है, इसका बहुलक आपके पास है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बेटा रेंज। क्या है मेरे भाई? रेंज है। भाई रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? रेंज एक तरह से परिसर होता है, परिसर मतलब सीमाएं होती है। रेंज क्या होता है मेरे भाई? सीमाएं होती है। इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं कि इसकी रेंज कितनी होगी, ठीक है, इसकी रेंज कितनी होगी। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है कि इसकी परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर एक तरह से रेंज ही होती है। परिसर क्या होती है मेरे भाई? एक तरह से रेंज ही होती है कि इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे भाई? बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं, परिसर प्राप्त हो जाता है कि बड़ी संख्या, बड़ी, बड़े मान, यानी सबसे बड़ा मान, क्या लिख देता हूँ? सबसे, सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान, और माइनस सबसे छोटा मान, माइनस सबसे छोटा मान, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है मेरे भाई? अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको गिवन है, दी गई है, मतलब दिखाई दे रहा है कि 11 है, सबसे बड़ी वैल्यू 11 है, और माइनस का सबसे छोटी वैल्यू 9 है, और 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 2। तो इसकी जो परिसर है, इसका जो परिसर है, इसकी जो रेंज है वो कितनी मिलेगी मेरे भाई? 2। आई होप ये परिसर, ये रेंज का भी आपको समझ में आया होगा कि रेंज क्या होती है। रेंज हमेशा सबसे बड़ा मान माइनस न्यूनतम मान सबसे छोटा मान, इस सीमा यानी सबसे बड़ी सीमा माइनस सबसे छोटी सीमा बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं अपन विचरण और अपसरण के बारे में अध्ययन, ठीक है।
ये प्रसरण विचरण से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे में तो भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। इस टॉपिक को आज यहीं क्लियर करना, और छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा बड़े प्रश्न यहाँ से कैलकुलेटिव वाले प्रश्न ज्यादा पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि रेलवे, सीटी, एसएससी, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन के बारे में और अध्ययन करते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट कौन सा है, विचरण। विचरण आ जाए प्रश्न में, प्रसरण आ जाए प्रश्न में, प्रसार आ जाए, वेरिएंस आ जाए, तो उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विचरण। विचरण 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 क्या होता है। प्रसरण भी दिया गया हो सकता है प्रश्न में, प्रसरण ज्ञात कीजिए, प्रसार ज्ञात कीजिए, प्रसार ज्ञात कीजिए, ऐसे 2-3 लैंग्वेज दे रखी होती है प्रश्न में कि विचरण ज्ञात कीजिए, आपको आंकड़े दिए गए हैं, विचरण ज्ञात कीजिए, प्रसरण ज्ञात कीजिए और प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं अपन, अगर इसका आंसर करें, इसका सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन करें, विचरण ज्ञात करें, प्रसरण ज्ञात करें, प्रसार ज्ञात करें, तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले अपन माध्य ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। और माध्य आपके पास हमने निकाला था कि मेरे भाई माध्य कितना है, इसके अंदर 10 है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न में हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इसमें सबसे पहले माध्य निकालना होता है। ये सबसे पहले सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, सबसे पहले माध्य ज्ञात करना होता है मेरे भाई, माध्य ज्ञात करना होता है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है, माध्य ज्ञात करना होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले माध्य ज्ञात करना होता है मेरे भाई इस प्रश्न के इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले माध्य ज्ञात करना होता है, और माध्य आपके पास हमने निकाला था कि माध्य बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास ये जो नंबर है इनको लिख लीजिए, 9 है, 10 है, 9 है, 9 है, 10, 10, 11, 11, 10, 11, 10। इसको इसमें से घटाते हैं, मतलब इन सभी को इसमें से घटाते हैं, और घटाने के बाद जो वैल्यू मिलती है, जो मान मिलते हैं, घटाने के बाद जो वैल्यू मिलती है, जो मान मिलते हैं, 9 में से 10 गया तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 10 में से 10 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, फिर इसमें से 9 में से -1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 0 और प्लस 1 और प्लस 0। और बटे में क्या लिखेंगे, जितने भी आपके पास ये आंकड़े गिवन है इनकी संख्या लिखेंगे, भाई कितने हैं ये। ठीक है, तो आपके पास कितने हैं, ये टोटल 11 है। ठीक है, यानी कि इनमें से इनको घटाने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। जैसे 9 में से 10 को घटाया, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 10 में से 10 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 9 में से 10 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 0 गया, 10 में से 10 गया तो 0, 10 में से 10 गया तो 0, 11 में से 10 गया तो 1। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो माध्य बराबर कितना, माध्य था ही। इसके बाद में हम यह क्या करेंगे, जितने भी ये मान दिए गए हैं उनका भाग दे देंगे। कितने दिए गए हैं, 11 दिए गए हैं टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिए गए, तो 11 का इसमें क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा, विचरण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना प्राप्त हुआ विचरण, विचरण में प्राप्त हुआ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 बटे हमें 11 प्राप्त हुआ है विचरण। क्या प्राप्त हुआ है मेरे भाई, 6 बटे 11। क्लियर है, इस प्रश्न को उतार लेना मेरे भाई वीडियो पॉज करके। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो विचरण या प्रसरण की बात खत्म हो चुकी है। विचरण या प्रसरण क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं, और माध्य निकालने के बाद जो आंकड़े दिए गए उसमें से घटाकर उनका वर्ग करके, योग करके, जितने अंक होते हैं उनका भाग देते हैं, भाई कितने इसके अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है मानक विचलन। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मानक विचलन वाला भी। यहाँ से भी भर भर के प्रश्न आते हैं, एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, माध्य विचलन, माध्य विचलन यानी एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ विचरण पढ़ा था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस डी इज इक्वल टू मेरे भाई क्या होता है, ये जो प्रसरण पढ़ा था, इस प्रसरण का, ये जो प्रसरण पढ़ा था, इस प्रसरण का वर्गमूल होता है। प्रसरण कह दो, प्रसार कह दो, प्रसरण कह दो, प्रसार कह दो, विचरण कह दो। ठीक है, या फिर विचरण कह दो आप,
विचरण कह दो, विचरण कह दो, विचरण नहीं तो आप क्या कह दो, प्रसार कह दो, ठीक है। इन सब का क्या होता है, वर्गमूल होता है एस टी, मानक विचलन। क्लियर है। अब जैसे मैंने इस प्रश्न का मानक विचलन निकालते हैं तो एस डी इज इक्वल टू मानक विचलन, मानक विचलन यहाँ पर प्रसरण लिख देता हूँ मैं, प्रसरण, प्रसरण बराबर कितना मिला मेरे भाई, 6/11 मिला था। और इस 6/11 का अपन क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। यही क्या होता है, यही अपना मानक विचलन होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है विचरण गुणांक। इस टॉपिक को भी क्लियर करते हैं। 8वां टॉपिक है विचरण गुणांक। विचरण, विचरण गुणांक। भाई विचरण गुणांक क्या होता है, ठीक है। विचरण गुणांक क्या होता है, जो विचरण गुणांक होता है, देखिए विचरण गुणांक, विचरण गुणांक में एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना मेरे भाई, एस डी एम, ठीक है। यानी ऊपर तो लिख दो एस डी, नीचे लिख दो एम और गुणा क्या कर दो 100, ठीक है। एस डी का अर्थ होता है, एस डी का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, एस डी का अर्थ होता है आपका मानक विचलन है, ठीक है। और एम का अर्थ होता है माध्य, ठीक है। यानी मानक विचलन और माध्य का प्रतिशत निकाल देते हैं 100 पे, ठीक है ना। यानी माध्य का मानक विचलन, मानक विचलन माध्य गुणा 100 ये करते हैं, उसका प्रतिशत निकाल दो, क्या आ जाएगा आपके पास, विचरण गुणांक आ जाएगा। अब इसका विचरण गुणांक निकालते हैं, इसका विचरण गुणांक निकालते हैं तो माध्य विचलन तो कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई, 6/11, 6/11 और बटे में माध्य आपके पास 10 आई और गुणा में क्या कर दो 100, 10 से 10 कैंसिल तो 6/11 गुणा 10, ठीक है। यानी 60/11, 11 पंजे 55, 5/11%। क्लियर है। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जहाँ पर ही बैठे हो आप इस लेक्चर वीडियो को दबा के शेयर कर दो मेरे भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2-4 प्रश्नों के ऊपर बात और कर लेता हूँ मैं। विचरण गुणांक भी आपके पास आ चुका है, ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ से मैं 2-4 क्वेश्चनों के ऊपर बात और कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। एग्जाम के पेपर में से उठा के मैं इन प्रश्नों को लेके आया हूँ। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है। देखिए ये डायरेक्ट में एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन है कि जनसंख्या का का मानक विचलन, मानक विचलन, जनसंख्या का मानक विचलन कितना है मेरे भाई। जनसंख्या का जो मानक विचलन है 4.5 है। कितना है मेरे भाई, 4.5 है, 4.5 है। तो प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए, प्रसरण, या फिर कहेगा विचरण, या फिर कहेगा विचरण, या फिर क्या कहेगा, प्रसार ज्ञात कीजिए, प्रसार ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। अपन क्या जानते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अपन क्या जानते हैं कि मानक विचलन है, मानक विचलन है। तो अपन जानते हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वर्गमूल क्या होता है, प्रसरण होता है। वर्गमूल क्या होता है, प्रसरण होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वर्गमूल क्या होता है, प्रसरण होता है। इस वर्गमूल को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रसरण, एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रसरण। अब एस डी का मतलब यहाँ हमें क्या मिल चुका है मेरे पास, प्रसरण, एस डी मिल चुका है, प्रसरण मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ मानक विचलन गिवन है 4.5, 4.5 यहाँ रख दो कि 4.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रसरण, 4.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रसरण, और 4.5 का स्क्वायर होगा 20-25, 20-25 इज इक्वल टू प्रसरण। तो क्या आंसर आया मेरे भाई प्रश्न का, 20.25। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं कि जनसंख्या का जो मानक विचलन वो 6 है, 6 है। अब की बार जनसंख्या का मानक विचलन 6 है, तो बताइए प्रसरण या विचरण गुणांक क्या होगा, ठीक है। चलिए 6 दे रखा आपकी बार। ये भी एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर 6 गिवन है, आपको मानक विचलन कितना गिवन है मेरे भाई, 6 गिवन है। तो अपन क्या जानते हैं कि प्रसरण बराबर यहाँ एच डी बराबर, एच डी बराबर वर्गमूल प्रसरण होता है, अंडर रूट प्रसरण होता है, ठीक है। अंडर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एच डी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्रसरण प्रसरण होगा, ठीक है। अब प्रसरण के बारे में पूछा जा रहा है, एच डी की वैल्यू गिवन है तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रसरण। तो प्रसरण कितना मिला मेरे भाई, प्रसरण हमें मिला कितना, 36, ठीक है। ऐसे प्रश्न भर भर के रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में सब में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये भी है कि 6.5 दिया गया है, मतलब 6.5 आपके पास है, तो बताइए यहाँ पर अगर 6.5 हो, 6.5 या कुछ भी दिया गया हो सकता है, तो इन ऐसे प्रश्नों में अपन क्या करेंगे कि एच डी इज इक्वल टू प्रसरण इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, एच डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रसरण। क्लियर है। तो आई होप आज आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ से ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक, परिसरण, विसरण। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को करवाने का प्रयास किया। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।